हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है 24 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेरे भाई। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन, उसके डिटेल्स के साथ। थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन आपके लिए सुंदर और सटीक और शानदार आंसर के साथ मैं आपके पास इस वीडियो लेक्चर में हाजिर हूँ मेरे भाई। तो चलिए, बस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट झिल्लीबद्ध नाभिका और झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन किस प्रकार से था मेरे भाई? कुछ यहाँ भी अंतरों की तालिका है। प्रोकैरियोटिक में विशेषता केंद्रक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यहाँ उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। डीएनए जो होता है गोलाकार एकल कोशिका द्रव्य में होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में डीएनए होता है रैखिक और कई केंद्रक के अंदर होता है। तो ये सारा सब अंतर था। इसमें से आपको जो ऑप्शन में था वो टिक कर देना था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये आपका हो जाएगा 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ हर्षवर्धन 606 से 647 तक शासनकाल था, ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़ाई करी थी। 612 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना राज्य मजबूत कर लिया था, और यही चीनी यात्री हुएनसांग जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इनके दौरान, सम्राट हर्षवर्धन के दौरान, ये कौन सा शासक आया था? शासक बोल रहे हैं, चीनी यात्री। तो आपका हुएनसांग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षत्रिया नहीं सत्रिया होना चाहिए यहाँ। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है और बनने वाला है मेरे भाई। तो बताए थे आपको, सत्रिया आसाम की त्रिया आपको हो सकता है याद होगा। तो सत्रिया मैंने बताया था असम की त्रिया, इस तरह से उच्चारण टंग करा करके भी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत श्रीमंत शंकर देव ने करी थी, और 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का इसको दर्जा मिला था, सत्रिया नृत्य को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है? इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कैन द टेम्परेचर रीच अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मोस्फेयर। बाह्य वायुमंडल या तापमंडल उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। थर्मोस्फेयर मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। तापमान में यह वृद्धि सूर्य से आने वाली ऊर्जावान परावैंगनी और एक्स रे विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। थर्मोस्फीयर, ऊपरी थर्मोस्फीयर में तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 सेंटीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकती है। यहाँ देख लीजिए, वायुमंडल की परतों का कुछ सारांश है। आपका क्षोभ मंडल 0 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक है,
और यहाँ तापमान 15 डिग्री से लेकर के 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और इस लेयर में मौसम की घटनाएं भी होती है। फिर दूसरा आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हाइट तक इसका ऊंचाई होता है और यहाँ टेम्परेचर -56 डिग्री से -2 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है मेरे भाई, और यहाँ ओजोन परत मौजूद होता है। फिर आपका है थोड़ा सा इसको मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर आपका है और इसकी ऊंचाई 50 से 85, इसकी ऊंचाई जो है 50 से 85 किलोमीटर है और यहाँ टेम्परेचर -2 डिग्री से -92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका हो जाता है और इस परत में उल्का पिंड वगैरह क्या करती है, जलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारत में 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश प्लान हॉलिडे घोषित कर वार्षिक योजनाएं चलाने का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता है कि 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो 2 युद्ध 3 वर्षों के दरमियान होना, भारत में खाद्य उत्पादन और ये सब में क्या हुआ था, भारी गिरावट आ गई थी, जिसके कारण 1966 और 69 तक योजना अवकाश की अवधि चलाई गई थी। बैलेंस में लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीजन था भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 में, और भीषण सूखा यानी अकाल भी पड़ा था मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए अपराधी को दंड के रूप में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफेमेशन यानी मानहानि। मानहानि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है मेरे भाई। सामुदायिक सेवा का प्रावधान बीएनएस की धारा 4 के तहत छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करने का दंड दिया जा सकता है। मानहानि सेक्शन 356 में है कि यदि कोई व्यक्ति मानहानि का दोषी पाया जाता है तो उसे साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। अन्य अपराध इसके अलावा 5,000 से कम की चोरी, सार्वजनिक स्थान पर नशे में हंगामा करना और लोक सेवक के आदेश की अवहेलना जैसे छोटे अपराधों में भी सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। तो नया कानून बीएनएस जो बना है उसके अंतर्गत ये सब आदेश दिया जा सकता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था विनय पिटक में किसका वर्णन है? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द विनय पिटक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन, रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द बुद्धिस्ट संघा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं, पहला विनय पिटक, सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण और दैनिक जीवन के लिए 270 से अधिक नियम और प्रक्रियाएं शामिल है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने का संभावना है मेरे भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का संभावना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु एड्रेस्ड द मेन सेरेमनी ऑफ उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 24, 2025? 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मुख्य समारोह को किसने संबोधित किया? संबोधित किया किसने, ये पूछा जा रहा है, न कि आपको
चीफ गेस्ट के रूप में पूछा जा रहा है कि चीफ गेस्ट कौन थे। ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एंकर कौन थे, मुख्य समारोह को संबोधित किसने किया। तो इसमें राइट आंसर आपका योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। लेकिन उत्तर प्रदेश 2025 के स्थापना दिवस में अगर मुख्य अतिथि पूछेगा चीफ गेस्ट के रूप में, तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने संबोधित किया था चीफ गेस्ट के रूप में। यह कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी 2025 तक लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो चीफ गेस्ट अगर पूछा होगा तो जगदीप धनखड़, और एंकर कौन, एंकरिंग किसने किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य देव की पूजा निम्नलिखित त्योहारों में होती है, सही विकल्प को चुनें। तो सूर्य देव की पूजा छठ पूजा में मनाया जाता है, छठ पूजा में मनाया जाता है। और ये छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला प्रांत, नेपाल के तराई मधेश क्षेत्र के साथ साथ भारतीय राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों में मनाया जाता है। चलिए, छठ मुख्य रूप से एक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई कि सूर्य देव की पत्नी का नाम क्या है, तो उषा। या फिर छठ त्यौहार सूर्य देव के साथ साथ और किनको आराधना छठ पूजा में किया जाता है, तो माता उषा को आराधना किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है ये भी आता है कि किस महीने में मनाया जाता है अगर छठ पूजा, तो कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। द कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। आप बताएंगे नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा था भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। यह गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कपास की उपलब्धता, जलवायु की अनुकूलता के कारण कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो ये कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर का मतलब होता है मेरे भाई, मैनचेस्टर का मतलब होता है कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्रों की राजधानी को बोला जाता है मैनचेस्टर। चलिए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर से आया था कि जब कोई ईमेल अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह कहाँ संग्रहित यानी स्टोर होता है। When an email is left unfinished, where is it stored? ये तो कॉमन एकदम था क्वेश्चन मेरे भाई, ये ड्राफ्ट में जाकर के जमा हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगर व्हाट्सएप भी अगर आप करते हैं तो कोई मैसेज अगर लिख के आधा आप छोड़ देते हैं, मिनिमाइज करके या फिर बैक करके चले जाते हैं, तो ये आपका ड्राफ्ट में ही जाकर के सेव हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सागौन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वनों यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। इन विच टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर टेक ट्रीज मेनली फाउंड। टिक ट्रीज मेनली फाउंड। तो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सौगान यानी टिक एक मूल्यवान दृढ़ लकड़ी यानी हार्डवुड है जो उन क्षेत्रों में उगती है जहां एक स्पष्ट शुष्क मौसम यानी ड्राई सेशन और एक आर्द्र मौसम वेट सीजन होता है। जैसे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये पेड़ पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं
जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की मुख्य विशेषता भी है। पानी बचाने के लिए अपनी पत्ती सब गिरा देते हैं ये पौधे, इसलिए इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान आपका है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिट्टी क्या है और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, मिट्टी पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत है जो खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, पानी और हवा से बनी होती है और वनस्पतियों के जीवन का समर्थन करती है। मिट्टी का निर्माण हवा, पानी, तापमान में परिवर्तन और जीवित जीवों की गतिविधि जैसे प्राकृतिक कारकों के कारण लंबे समय तक चट्टानों के अपक्षय से होता है मिट्टी का निर्माण। तो देख लीजिएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2025 एशियन यूथ गेम्स? 2025 के एशियाई युवा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत कुल 48 मेडल जीता था। आपका ऑप्शन सी राइट है। पदकों का विवरण इस प्रकार है कि जिसमें गोल्ड 13, रजत आपका 18, कांस्य का 17 मेडल। मेजबान देश मनामा बहरीन मेजबानी कर रहा था। बहरीन स्थान भारत पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या था? तो प्रीति अस्मिता भोई ने भारोत्तोलन में वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड बनाया और कबड्डी में भारत के लड़कों और लड़कियों दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था। तो एशियाई युवा खेल में कुल 48 पदक के साथ भारत 6ठे स्थान पर रहा था मेरे भाई। चलिए, जिसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज था। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्कर मेला एक पशु मेला है और इसमें धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित होती है। दूसरा कथन है, सूरज कुंड मेले में हाथियों का विनिमय यानी लेन देन होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन एक सही है, कथन एक सही है, कथन 2 गलत है। तो आपका केवल हो जाएगा। यहाँ पूछा कथन कौन सा सही है, तो केवल एक। राजस्थान के अजमेर में लगने वाला पुष्कर मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेलों में से एक है। साथ ही यह कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर झील में पवित्र स्नान जैसी धार्मिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाला सूरज कुंड मेला एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है जहां हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होता है। हाथियों का विनिमय मुख्य रूप से बिहार के सोनपुर मेले की विशेषता रही है। तो यहाँ तो शिल्प मेला लगता है, हाथ से बना हुआ लगता है, और कह रहा है हाथी का, तो ये तो बात गलत है। इसलिए ओनली आपका कथन स्टेटमेंट 1 सही है मेरे भाई। आपका ओनली एक सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य देव को कौन सा त्योहार समर्पित है? तो सूर्य देव को छठ पूजा समर्पित है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द थर्मोस्फेयर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इस परत पर तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि यहाँ तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का तीव्र विकिरण यानी रेडिएशन होता है, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। और यह परत अंतरिक्ष की शुरुआत और आयन मंडल को समाहित करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नवंबर 2025 में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इन नवंबर 2025 हु एज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ
डिफेंस अकाउंट्स CGDA ऑफ इंडिया। तो ये आपके संभाले हैं इस पद को विश्वजीत सहाय जी, इस पद पे सहाय हो गए हैं। चलिए, भारतीय रक्षा लेखा सेवा IDAS के 1990 बैच के अधिकारी श्री विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का कार्यभार संभाला है। रक्षा वित्त और प्रशासन में 3 दशक से अधिक अनुभव के साथ उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के पूर्व छात्र श्री सहाय ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और जॉर्ज सी मार्शल यूरोपीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र जर्मनी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। 9वीं योजना 1997 से 2002, इसका मुख्य फोकस न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ आर्थिक विकास पर था। 5वीं योजना जो था 1974 से 1978, इसमें प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था। और 6वीं जो पंचवर्षीय योजना था 1980 से 85, उसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। तो इसे भी आप देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसमें आपका पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? तो ये आपका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में केवल अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन या फिर प्रोटेम स्पीकर उनको बोल सकते हैं, चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा थे आपका प्रोटोम स्पीकर थे मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोषण 2.0 योजना के तहत मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज primarily covered under the पोषण 2.0 स्कीम? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को इसमें एडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लक्ष्य क्या है कि इस योजना में 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल है। बच्चों में कुपोषण, स्टंटिंग और एनीमिया को कम करना है। आधिकारिक वितरण क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक आपको सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। यह मिशन मुख्य रूप से देश की जनजातीय आबादी पर केंद्रित है, जो इस अनुवांशिक रक्त विकार से सबसे अधिक प्रभावित है। इस मिशन में जागरूकता पैदा करना, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग और परामर्श शामिल है। तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं
ली गई है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और आपका उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की प्रस्तावना, लिखित संविधान, उसी का इधर इंग्लिश में है मेरे भाई। तो ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए 1992 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो ये आपका 1992 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 5.5% थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यह दर 1991 के आर्थिक संकट के बाद महत्वपूर्ण सुधार दर्शाती है, जब विकास दर केवल 1.1% थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव मतलब प्रतिभूति बाजार का विनिमय करना, ये भी, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ये भी, और फिर प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, ये भी, यानी सभी था मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक शक्तियां सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न जो पूछा था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में एक राज्य का कार्यभार यानी प्रशासन, कार्यकारी शक्ति किसके अधीन होता है? तो ये राज्यपाल के अधीन होता है संवैधानिक रूप से। ऑप्शन सी आपका सही है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल राज्य का नाम मात्र यानी नॉमिनल कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के पास होती है, जो दिन प्रतिदिन का प्रशासन संभालते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर राज्यपाल है मेरे भाई। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो 21 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का अनावरण किया था। तो आपका न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में फरवरी 2020 में मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। यहाँ यूनिवर्सिटी गेम है, यूनिवर्सिटी गेम है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो यूनिवर्सिटी गेम अगर बोला है तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा मेरे भाई। यूनिवर्सिटी गेम जब बोला तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 खेलों का पहला संस्करण 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक KIIT विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए और बाकी देख लीजिएगा डिटेल्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था हु वॉन द 2023 बुकर प्राइज इन द नोबेल? नोबेल आपका कौन हो जाएगा? प्रोफेट सॉन्ग, उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो पॉल लिंच ने जीता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पॉल लिंच ने जीता था। पॉल लिंच एक आयरिश लेखक हैं। प्रोफेट सॉन्ग एक डरावने भविष्य की कहानी है जो एक परिवार के संघर्ष को दर्शाती है जब आयरलैंड तानाशाही की ओर बढ़ रहा था। तो इस किताब के लिए 23 में बुकर प्राइज मिला था पॉल लिंच को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निजीकरण का मुख्य उद्देश्य दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डिफिक्ट? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान।
आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को ब्याज चुकाने के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कितने उधार की आवश्यकता है, ये बताता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग से संबंधित है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो आपका ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न रीजन, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों यानी नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रचलित शास्त्रीय संगीत है, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह कर्नाटक संगीत से अलग है जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत की विशिष्टता इनके विभिन्न घराने और शैलियाँ जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से विकसित हुई है। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत और उनके पत्थरों के विषय में कौन सी बात सही है? तो यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा आपको या फिर यही पढ़ लीजिए। हिमालय युवा बलित पर्वत है जिसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो युवा बलित कहाँ है? ऑप्शन बी में आपका है। भारत एक युवा बलित पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से तलछटी चट्टानों से बनी है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी किसी में आपका युवा बलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। यह आयोजन राजस्थान शहर के 7 अलग अलग शहरों जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में हुआ था। इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 24 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए धन्यवाद, हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, इसी से हम लोगों को हिम्मत मिलता है मेरे भाई, क्योंकि इसे बनाने में घंटों लग जाते हैं मेरे भाई। ये सब स्लाइड रेडी करने में घंटों लग जाते हैं, टाइप करने में, सब में टाइम लगता है मेरे भाई। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा, थोड़ा प्रमोट करेंगे, आपका एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरे भाई। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक धन्यवाद।